मैं ज्योति सिंगौर आज कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का इकाई 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक पर आधारित ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आज। और ये हमारा भाग 1 है क्योंकि ये जो इकाई है सबसे अधिक अंकों की है, 17 अंक की। इसीलिए इसको मैंने 2 भागों में बनाया है। ये इकाई है हमारी उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इसमें कुल अंक हैं हमारे 17। एक अंक का 4 प्रश्न है, यानी वस्तुनिष्ठ यहाँ पे हमसे 4 पूछे जाएंगे। 2 अंक का भी एक प्रश्न है। 3 अंक के यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न हैं। 3 अंक के 2 प्रश्न हैं, इसका मतलब है कि हमको 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई हमको 2 प्रश्न करना पड़ेगा। और 5 अंक का भी एक प्रश्न है। यदि अंकों के दृष्टिकोण से देखें तो ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ को समझने के पहले मैं आपको ये चित्र इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप याद ना करें, आप समझकर वस्तुनिष्ठ भी हल करें, क्योंकि अभी तो आपको याद हो जाएगा लेकिन परीक्षा के वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये उत्तर सही है या दूसरा उत्तर सही है। तो ये जो पाठ में मैंने ये लिया है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इस पाठ में आगे हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ये है हमारी कुल उपयोगिता। ये जो कुल उपयोगिता की लाइन है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है, इसके बाद यहाँ पे स्थिर है और फिर क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। ये नीचे वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये है सीमांत उपयोगिता। ये ऋणात्मक है, ये घट रही है, फिर यहाँ पर आकर ये शून्य हो गई है और फिर ये हो गई नीचे ऋणात्मक। जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर शून्य है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है, अधिकतम या स्थिर है। ये भी आप ध्यान रखिए कि सीमांत उपयोगिता जब शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। और सीमांत उपयोगिता आप देखें 3 पोजीशन में है, घट रही है, शून्य हो रही है और फिर ऋणात्मक हो रही है। और कुल उपयोगिता हमेशा देखिए आप, ये बढ़ रही है, स्थिर हो रही है और फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, हमने देखा था कुल उपयोगिता ये थी, सीमांत उपयोगिता ये थी। यहाँ जब शून्य था, जब यहाँ पर ये शून्य था तब कुल उपयोगिता कैसी थी, स्थिर थी। कैसी थी, स्थिर थी। तो इसका उत्तर सही क्या है, स्थिर रहती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीनों। सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी रहती है, शून्य भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। ये उदासीनता वक्र है, आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, इसे ही हम अनाधिमान वक्र भी कहते हैं। तो ये नीचे की ओर ढाल क्या शो करता है, धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, स्थिर ढाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक ढाल। चौथा हमारा प्रश्न है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता, शून्यात्मक उपयोगिता। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता। दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी एक अंक में आ सकता है आपके। कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है। जब सीमांत उपयोगिता को हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। किस उपयोगिता को, जब सभी सीमांत उपयोगिता को हम जोड़ लेते हैं तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरा है, उच्च उदासीनता वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाता है। उच्च उदासीनता वक्र, आईसी कर्व, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आईसी कर्व लिए हैं। ये देखो, ये IC1 है, IC2 है, IC3
3 है। तो सबसे उच्च वाला कौन सा है? IC3, उच्च उदासीनता वक्र। उच्च उदासीनता वक्र हमको अधिकतम, उच्चतम या अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। ये IC कर्व जितना उच्च होता जाएगा संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हमारे पास ज्यादा चीजें खरीदने के लिए रहेंगी और ये IC जितना पास होगा उतनी ही कम वस्तुओं का हम चयन कर सकते हैं। इसीलिए उच्च उदासीनता वक्र उच्चतम संतुष्टि या अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। तीसरा है हमारा उपयोगिता खालिस्तान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। उपयोगिता से कौन संतुष्ट होता है? उपभोक्ता संतुष्ट होता है। उपयोगिता से कौन संतुष्ट होता है? उपभोक्ता। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम केवल ये बताता है कि मांग और कीमत में संबंध का गुण क्या है। कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, या कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। तो इस तरह से मांग का जो नियम है वो केवल एक क्या है? गुणात्मक कथन है। जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच कम लोचदार होगी। क्या होगी? कम लोचदार। तीसरा प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य बताइए। पहला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। सही बात है, व्यक्तिगत होती है उपयोगिता। हर व्यक्ति जो उपयोग करता है उसको उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता होती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। सीमांत उपयोगिता अपन ने देखा था ना, पहले घट रही थी, शून्य हुई थी, फिर ऋणात्मक हुई थी, यानी ये कथन भी कैसा है? सत्य है। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं हैं। गिफिन वस्तुएं यानी जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं? गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। जब मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम मांग वक्र कहते हैं। जब मांग तालिका से हमको ऐसा वक्र प्राप्त होता है, मांग वक्र, इसे हम क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ होता है। ये कैसा है? असत्य। मांग वक्र कैसा होता है? ऐसा होता है। चौथा प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? देखिए ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता थी, तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? या अधिकतम होती है या स्थिर होती है। ये हमारी क्या थी? टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। और ये नीचे वाला क्या था? MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। प्रश्न क्या पूछ रहा है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, यहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य है, तब कुल उपयोगिता कितनी होगी? ये क्या होगी? अधिकतम या स्थिर होगी। दूसरा है बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? बजट रेखा यानी इसको कीमत रेखा भी कहते हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, परंतु जो आवश्यक वस्तु हैं जैसे नमक है, दवाइयां हैं, उनकी जो मांग होती है वो लोचदार नहीं होती। चौथा प्रश्न है, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? मांग और कीमत के बीच उल्टा संबंध होता है। कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इनके बीच कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? जब हम मांग वक्र पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, यानी उसकी जो आय है ना वो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? स्थानापन्न ऐसी वस्तुएं जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकें। यदि आपको ठंडी है, कुछ पीने का मन कर रहा है कि गर्म रहे और आपको अच्छा भी लगे, तो आप क्या पिएंगे?
चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे। तो दोनों लगभग एक दूसरे के जैसे ही होता है, या हम चाय का भी उपयोग कर सकते हैं या कॉफी का भी। तो स्थानापन्न वस्तु का जो सही उत्तर होगा पहले का, चाय एवं कॉफी। दूसरा है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसको कहते हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जब एक दूसरे के बिना हम उपयोग नहीं कर सकते। हमको यदि एक वस्तु चाहिए का उपयोग करना है तो हमें दूसरे वस्तु का भी आवश्यकता होगी। जैसे यदि आपके पास गेंद है लेकिन बल्ला नहीं है, तो क्या आप क्रिकेट खेल पाएंगे? या फिर आपके पास बैट है लेकिन गेंद नहीं है, तो भी आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो पूरक वस्तुएं कौन सी होंगी यहाँ पे? गेंद और बल्ला। तीसरा है हमारा गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं ना निम्न कोटि की यानी खराब वस्तुएं। तो इसका उत्तर ये दूसरा वाला होगा। बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग कौन सी होगी? बेलोचदार मांग कौन सी होगी? आवश्यक वस्तुएं। अभी मैंने बताया था ना कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे नमक, यदि नमक नहीं है तो चाहे वो कितना भी महंगा होगा, आपको नमक तो खरीदना ही पड़ेगा। या जैसे किसी आपके दादा को या नाना को किसी को बीपी है, तो यदि आपको बीपी की दवा तो डेली आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यक वस्तुएं की जो मांग होती है वो कैसी होती है? बेलोचदार होती है। मांग के नियम का अपवाद गिफिन वस्तुएं हैं। गिफिन वस्तुएं यानी निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम कहता कीमत अधिक मांग कम, कीमत कम मांग अधिक। लेकिन गिफिन वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं होता। गिफिन वस्तुओं में यदि हमारी कीमत अधिक है तो हम अधिक मांग करेंगे। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता कैसे होगी? सीमांत उपयोगिता का योग। ये वाला भी हमने वस्तुनिष्ठ में पढ़ चुके हैं। पहला ही वस्तुनिष्ठ हमने देखा था कि सीमांत उपयोगिता का योग बराबर क्या होता है? ये खालिस्तान में हमने देखा था, कुल उपयोगिता के बराबर होता है। सातवां हमारा है बजट रेखा। बजट रेखा को हम क्या कहते हैं? कीमत रेखा। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये भी रिपीटेशन वाले हैं, हमने इसको दोनों को पहले समझ चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये अच्छाई होती है कि वो लिमिटेड होते हैं। बस ये अंतर है कि वो सही जोड़ी में भी आ सकता है, खालिस्तान में भी आ सकता है, या सही विकल्प चुनिए उसमें भी आ सकता है। यदि आपने समझ लिया है तो वो किसी भी रूप में आएगा तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब ये प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता शब्द तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परिचित ना हो। जैसे आपको भूख लगी है तो आपके लिए रोटी बहुत उपयोगी है। आपको लगेगा कि मुझे कितनी जल्दी रोटी मिल जाए, तो इसका मतलब है कि रोटी खाने से आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो रोटी आपके लिए क्या होगी? उपयोगी होगी। वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि होती है। जब आप एक कप चाय का उपभोग मान लो करते हैं तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। इस संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, या किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को ही हम उपयोगिता कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से होती है। हमको संतुष्टि कब मिलती है? जैसे मुझे स्कूल जाना है और मेरे पास कोई साधन नहीं है। यदि मुझे साइकिल मिल जाएगी तो मेरे लिए वो क्या होगी? मेरे लिए संतुष्टि होगी कि चलो मेरे पास साइकिल आ गई है। जब यदि मुझे भूख लगी है और नहीं, मुझे रसगुल्ले खाने का मन है मान लो, तो मुझे रसगुल्ला खाने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होगी, इसी संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। ये 2 अथवा में है, आप कोई भी एक उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता यह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या ऐसा भी आप लिख सकते हो, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। मान लो मैंने ये रोटियां खाई हैं
1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। और मुझे कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? पहली रोटी खाई मैंने तो 30 उपयोगिता प्राप्त हो गई। अब मैंने 2 रोटी खा ली तो मेरे को कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो गई? 50। और मान लो मैंने 3 रोटी खा ली तो मुझे कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 60। तो यदि मुझे सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ कैसे निकलेगी? यदि मुझे तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है, कौन सी रोटी की? तीसरी। कुल उपयोगिता पूरी तीनों रोटी खाई तो मुझे तो कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हो गई? 60। परंतु मुझे तीसरी रोटी खाने से क्या उपयोगिता प्राप्त हुई, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? तीसरी रोटी की जो कुल उपयोगिता है 60, इससे दूसरी रोटी तक की जो कुल उपयोगिता है उसको मैं घटा दूंगी तो मुझे प्राप्त हो जाएगी तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब है ये जो मैंने तीसरी रोटी खाई थी, इससे मुझे कितनी संतुष्टि मिली? कितनी मिली मुझे? 10 संतुष्टि मिली। यही कहलाती है सीमांत उपयोगिता। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? यह एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। यानी वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? कुल उपयोगिता। मैंने अभी 3 रोटी खाई थी ना, पहली रोटी से मुझे 30 उपयोगिता थी, दूसरी से 20 मिली और तीसरी रोटी की जो उपयोगिता मुझे थी 10 थी। इस तरह से यदि मैंने कुल उपयोगिता निकालना है 3 रोटी की तो मुझे कुल उपयोगिता कितनी होगी? 60। पहला धन दूसरा धन तीसरा, ये तीनों रोटी की उपयोगिता को जोड़ लूंगी तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी? कुल उपयोगिता। हमारा 5वां प्रश्न है, बजट सेट। बजट का मतलब क्या होता है? यदि हम सरलता के लिए समझें तो बजट का मतलब होता है हमारा आय व्यय का लेखा जोखा। यहाँ सेट का क्या मतलब है? सेट मतलब हो सकता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बजट सेट पढ़ने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास केवल 2 वस्तुओं का सेट है। हम केवल 2 वस्तुओं के सेट को लेकर हम बजट सेट समझेंगे। यदि हमारी आय निश्चित है और हमको 2 वस्तु खरीदना है, तब हम कैसे वस्तुओं का चयन करेंगे, यही हमारे लिए कहलाता है बजट सेट। यहाँ ये जो बंडल शब्द का उपयोग किया गया है, ये बंडल शब्द का मतलब होता है 2 वस्तुओं का संयोग। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से वस्तुएं खरीद सकता है। बजट सेट 2 वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों का सेट होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार की कीमत के अनुसार खरीद सकता है। मैंने मान लिया यहाँ पे, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उदाहरण लिखें, लेकिन आपका समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया है क्योंकि ये 2 अंक का प्रश्न है। तो आप केवल बजट सेट इतना भी लिख सकते हैं। यदि मैंने अभी कहा था कि जब आपकी आय कैसी हो? निश्चित हो। मान लो कि मेरी आय कितनी निश्चित है? 20 रुपए है, या आपके पापा ने आपको 20 रुपए दे दिया और आपको 2 वस्तु खरीदना है, X1 और X2, दोनों की कीमत 5-5 रुपए है। पहली की भी कीमत 5 रुपए है और दूसरे की भी 5 रुपए। अब आप 20 रुपए लेकर बाजार पहुंच गए। 20 रुपए लेके कहाँ पहुंच गए? बाजार पहुंच गए। अब आप कौन कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं? एक्स वस्तु हो सकता है कि ना खरीदें, बी वस्तु 4 खरीद लेंगे तो 4 पंचे 20 रुपए यहाँ खर्च हो जाएंगे। या आपने 2 केला खरीद लिया और 2 आम खरीद लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। या 3 केले खरीद सकते हैं, 1 आम खरीद सकते हैं। या आप ये भी खरीद सकते हैं कि आप पूरा पैसा किस में खर्च कर दें? X1 पे, X2 वस्तु खरीदें ही ना। तो इस प्रकार से हमको और कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये तो केवल उदाहरण के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो बजट सेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास पैसा निश्चित है और हमको 2 वस्तु खरीदना है और हम अलग अलग संयोग की कोई भी वस्तु का चयन कर सकते हैं। यही कहलाता हमारा बजट सेट। इसका फॉर्मूला भी था, यदि आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बजट रेखा। अभी हमने बजट सेट देखा था। बजट सेट से ही संबंधित बजट रेखा है। जब हम बजट सेट को रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त करेंगे वो कहलाएगी हमारी बजट रेखा। बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफी निरूपण है जिन्हें दी गई आय और कीमत पर खरीदा जा सकता है। बजट रेखा 2 वस्तुओं के सभी संयोग को बताता है।
जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय, मतलब उसकी आय कैसी है, निश्चित है, और वस्तु की कीमत भी कैसे है, निश्चित है। अभी हमने देखा था ना बजट सेट में। तो यदि हम इसको ही ग्राफीय निरूपण कर दें, चित्र बना दें, तो वो हमको क्या प्राप्त होगी, बजट रेखा। अधिकतम खरीदने की क्षमता के बिंदुओं को मिलाने पर बजट रेखा प्राप्त होती है। यही मैंने उदाहरण ले लिया है यहाँ पे भी कि हमारी कीमत फिक्स है और आय भी कैसी है, निश्चित है। इस पर यदि हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें, उसको हम कहेंगे बजट रेखा। ये है हमारी बजट रेखा। बजट रेखा ये बताती है कि हम अधिकतम दोनों वस्तु का इतना कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं, या हम x2 वस्तु अधिकतम खरीदेंगे तो x1 वस्तु 0 होगी, या x1 वस्तु इतनी खरीद सकते हैं, यहाँ पे x2 वस्तु क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन की वस्तु, कोई भी सेट, बजट सेट की वस्तु खरीद सकते हैं, परंतु बजट सेट के बाहर हम कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? यदि मैं आपको कहूं कि 5 केले और 5 सेब खरीद लीजिए आप, तो 50 रुपए का होगा ये 5 केला, क्योंकि एक 5-5 रुपए का है, और आपके पास टोटल रुपए कितने हैं, 20 रुपए हैं। तो इस प्रकार से कहने का ये मतलब है मेरा कि बजट रेखा के बाहर की चीज आप नहीं खरीद सकते, बजट रेखा के अंदर कोई भी बंडल का आप चयन कर सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन की वस्तु अंदर की खरीद सकते हैं। तो आप ऐसा करिए परीक्षा में, यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए है तो आप ये लिख दीजिए इतना, और इतना सिंपल सा आप चित्र बना दीजिए। ये हमारी बजट रेखा, यहाँ लिख दीजिए x2 और यहाँ x1। इससे कॉपी जांचने वाले को ये लगता है कि आपको विषय में बहुत अच्छी पकड़ है, आपको पूरी चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो आप यदि अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र में आप यदि कहीं पर भी रेखा चित्र या रेखा शब्द आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको उसका चित्र जरूर बनाना है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला भी ये है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m। P यहाँ पर कीमत है, x1 मतलब वस्तु है, कौन सी वस्तु है, P2 कीमत है, x2 ये वस्तु है, बराबर m मतलब हमारी इनकम। यदि आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप सूत्र लिख सकते हैं। उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र दोनों एक ही को बोलते हैं, या तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता का मतलब क्या होता है? उदासीन रहना। आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हो, उदासीनता मतलब उदासीन हो जाना। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। मतलब यहाँ जो उदासीनता वक्र है, यह हम मुख्य बात यह है कि हम उपभोक्ता के व्यवहार का जो चित्रीय प्रदर्शन करते हैं, वही प्राप्त होता है हमको उदासीनता वक्र। ये हमको कॉम्बिनेशन दिया है, इनके प्रति उपभोक्ता के व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता ये कॉम्बिनेशन, ये संयोग भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है और ये भी खरीद सकता है। यहाँ ये इतने संयोग दिए हुए हैं। यदि हम इसका ही रेखा चित्र के द्वारा निरूपण करेंगे, यही कहलाएगा हमारा उदासीनता वक्र। उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। आप परीक्षा में इस तरह का बना लीजिए इसको भी। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये सारे आंकड़े लिखें, आप सिंपल लाइन खींचिए 2 ठो और इस तरह बना दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आईसी कर्व। आईसी कर्व का मतलब होता है उदासीनता इंडिफरेंस कर्व। तो आप इसकी परिभाषा और इतना लिख दीजिए और ये चित्र बना दीजिए, ये 2 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न है, मांग का अर्थ लिखिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को ही हम मांग नहीं कहते, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध हमेशा एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय से होता है। अतः मांग के साथ हमको एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय ये भी हमको बताना आवश्यक होता है।
इस प्रकार से मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है। ये क्या कहलाती है? मांग। जैसे हमने कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए है, अब मेरे पास इसका मूल्य चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो ये मेरे लिए मांग नहीं होगी। यदि मैंने कहा कि मुझे कार चाहिए है, यदि मेरे पास कार को खरीदने के लिए पैसा है और निश्चित समय भी है और उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार भी हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगी? मांग होगी। अगला प्रश्न है, समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि मांग का नियम क्या बताता है। ये जो सेब है, ये 1 किलो जो है 100 रुपए किलो है। यदि सेब महंगा हो गया, कितने रुपए किलो हो गया? 200 रुपए किलो हो गया, तो क्या हम 1 किलो सेब खरीदेंगे? हम केवल कितना खरीदेंगे? 250 ग्राम, 1 पाव। और यदि सस्ता हो जाए सेब, सेब की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपए किलो, तो हमने कितने किलो सेब खरीद लिया? 5 किलो। यानी मांग का नियम हमें क्या बताता है कि यदि वस्तुएं महंगी होती हैं तो हम कम मांग करते हैं, और वस्तुएं यदि सस्ती होती हैं तो हम अधिक मांग करते हैं। परंतु जो ये नहीं बताता कि कितना परिवर्तन होता है। इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? मांग की लोच। मांग के नियम से मूल्य और मांगी गई मात्रा के परिवर्तन की दिशा का बस पता चलता था। मांग का नियम यह नहीं बता पा रहा था कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। इस बात को जानने के लिए मांग की लोच संबंधी नई विचारधारा प्रस्तुत की गई। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। या आप और सरल लिख सकते हो कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। इन दोनों के अनुपात, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंकों के प्रश्न पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी जितने 3 अंक के और 5 अंक के प्रश्न हैं वो लेकर जल्दी आऊंगी। थैंक यू।